अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल सितारों पर कमंद किस्त नंबर 6। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। सरमा साहिब ने एक तवील सांस ली और ज़रा टेक लगाकर बैठ गए। खेमे से बाहर बर्फानी हवाएं सर पटक रही थी। उन्होंने खोई खोई आवाज में कहा, हमें इस बात को समझने के लिए काफी पीछे जाना पड़ेगा, करीबन 450 साल पीछे। ये अकबर आजम के दौर की बात है। जिन रास्तों से गुजरकर हम आए हैं वहीं पर कहीं एक राजपूत कबीला भी आबाद था। ये कोई 1000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी होगी। ये लोग रोजमर्रा की लड़ाइयों से तंग आकर इस तरफ निकल आए थे और इसी वीराने में आबाद हो गए थे। ये इलाका एक हिंदू सालार विश्वनाथ की जेर निगरानी था। ये सालार मुकामी सूबेदार का मुचड़ा था और अक्सर मनमानियां करता था। विश्वनाथ को कबीले की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई थी और वो इससे ब्याह रचाने पर बजीद था। कबीले वालों ने विश्वनाथ की भरपूर मुजाहमत की, लेकिन उनकी एक न चली। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि विश्वनाथ ने राजपूत कबीले को लड़ाई की धमकी दे दी। जब कबीले वालों ने देखा कि लड़ाई नागुज़ीर हो गई है तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी की इन कार्रवाइयों में एक ये भी थी कि उन्होंने अपना कीमती सामान एक जगह जमा किया और इसे महफूज बनाने का फैसला किया। इस सामान में ज्यादातर इन औरतों के जेवर थे, कीमती धातुओं वाले कुछ बर्तन थे। इनके अलावा कुछ खानदानी पत्थर जिनमें नीलम और ज़ुमुर्द वगैरह भी शामिल थे। इन लोगों ने इस सामान की फहरिस्त बनाई और जिन जिन लोगों की ये चीजें थी इनके नाम वगैरह लिखे। फिर इन चीजों को 2 पोटलियों की शक्ल दे दी। कबीले के 2 माहिर बंदे जो मुश्किल चढ़ाइयां चढ़ने में ताक थे, इन पोटलियों के साथ इस बुलंद चोटी की तरफ रवाना हुए जिनका जिक्र मैंने अभी तुमसे किया है। चोटी के ऐन ऊपर बहुत कदीम जमाने से किसी पथरीली इमारत का खंडर मौजूद था। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कुछ लोग इसका नाता सिकंदर आजम के दौर से जोड़ते हैं। लोग ये भी समझते हैं कि जो शख्स किसी मुसीबत से या अपने किसी दुश्मन से बचने के लिए इस खंडर में पनाह ले लेता है वो महफूज हो जाता है। बुलंदी का देवता इसकी हिफाजत करता है। ये लोग भी इसी सीना ब सीना रवायत को नजर में रखते हुए इस चोटी की तरफ रवाना हुए। उनका ख्याल था कि वो इस मालो असबाब को खंडर में कहीं छुपा देंगे और वो लुटेरे सालार से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। वो सालार विश्वनाथ को लुटेरा सालार ही कहते थे। इन दोनों अफराद ने वो सामान खंडर के आसपास एक तहखाने में छुपाया और एक बड़े तूफान के आमद से पहले नीचे लौट आए। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो राजपूतों के अंदाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। लड़ाई फौरन शुरू नहीं हुई। 3-4 माह तक अमन रहा। राजपूत इस खुशफहमी में मुब्तला होने लगे कि शायद बला टल गई है। इसी दौरान में कबीले ही के एक नौजवान से इस लड़की की शादी भी कर दी गई, जिसकी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ था। बज़ाहिर सब ठीक नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। सालार विश्वनाथ अपनी तौहीन भूलने वाला नहीं था। इसके अंदर इंतकाम की आग जल रही थी। वो राजपूत कबीले पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा था। इसकी तैयारी 2 तरह की थी। एक तरफ तो अपने आला हुक्काम की ज़हनों में मुसलसल बात बिठा रहा था कि राजपूत कबीले की बगावत एक बड़ी बगावत में बदल सकती है, लिहाजा इनको कुचलना जरूरी है। दूसरी वो राजपूत कबीले के हमैती गखड़ बरादरी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये पहाड़ी लोग मौसम की सख्ती और अपनी तंगदस्ती के दरमियान बुरी तरह पिस रहे थे। सालार ने गखड़ बरादरी के सरकर्दा लोगों को तोहफे तहफ दिए। इनके लिए सहूलतों का ऐलान किया। इनके इलाके में 2 बड़े गोदाम बनवाए और अनाज से भर दिए। बड़ी खामोशी और मुहारत से इसने गखड़ बरादरी को गैर जानिबदार रहने पर आमादा कर लिया। आदिल बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। सरमा साहिब खोई खोई सी आवाज में बोल रहे थे। 450 साल पहले के वो सारे मनाजिर जैसे इनकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने थर्मास में से गर्मा गर्म चाय के 2 डिस्पोजेबल कप्स में उड़ेली। एक कप आदिल के सामने रखा और दूसरे में से खुद घूंट लेते हुए बोले, वो बाहर का मौसम था, बर्फ पिघल रही थी, झरने बह रहे थे और शगुफे खिल रहे थे। ये राजपूत कबीले के लिए खेती बाड़ी का मौसम था। वो रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। अचानक इनके मुखबरों ने इत्तला दी कि सालार विश्वनाथ की तरफ से इन पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। कबीले वालों ने अपने घुड़सवार गखड़ों की तरफ दौड़ाए ताकि इन्हें भी होशियार किया जा सके, लेकिन वहाँ तो सूरत बिल्कुल बदल चुकी थी। वहाँ से ये मायूस कुन इत्तलात मिली कि गखड़ इनकी मदद के लिए मैदान में नहीं आएंगे। 1-2 दिन के अंदर ये बात पूरी तरह सामने आ गई कि अब जो करना है राजपूतों को अकेले ही करना है। वो बुरी तरह फंस चुके थे। दूसरी तरफ ये खबरें भी मिल रही थी कि सालार विश्वनाथ की क़यादत में हमलावर होने वाला लश्कर तोक्को से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस्ती की तरफ आने वाला रास्ता एक तंग सी घाटी से गुजरता था। इस घाटी ने कुदरती फसील की शक्ल इख्तियार कर ली थी। राजपूतों ने इस घाटी के दिफा के लिए मोर्चे बना लिए और जमकर बैठ गए। 2 दिन बाद सालार विश्वनाथ का लश्कर धमका। घाटी पर जोरदार मुकाबला हुआ। ताहम राजपूत हमलावर को रोकने में कामयाब रहे। 3-4 दिन तक ये सूरत-ए-हाल बरकरार रही। फिर हमलावर लश्कर के दस्ते पहाड़ों में घुस गए और बस्ती तक पहुंचे गए दूसरे रास्ते तलाश करने लगे। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और जाहिर था कि इन्हें ज्यादा देर बस्ती से दूर नहीं रखा जा सकता था। जब राजपूतों ने महसूस किया कि अब लड़ मरने के सिवा और कुछ चारा नहीं, तो उन्होंने एक बहुत मुश्किल लेकिन अहम फैसला किया। इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि सालार विश्वनाथ के लश्कर से शिकस्त खाने के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत इनकी औरतों पर ही आएगी। सालार विश्वनाथ के शराबी लश्करी इस तरह बस्ती में घुसेंगे जिस तरह भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में घुसते हैं। इस तरह की 1-2 दर्दनाक मिसालें माजी में इनके सामने थी। उन्होंने अपनी सारी औरतों को मारने
का फैसला कर लिया। बड़े सरदार के घर के वसी अहाते में एक बहुत बड़ी चिता जलाई गई। जवां साल बच्चियों से लेकर दरमियानी उम्र की औरतों तक सब ने इस चिता में कूदने की हामी भर ली। इनमें बाल बच्चों वाली ब्याहता भी थी, नो ब्याहता भी और कंवारियां भी। जाहिर है कि ऐसे मनाजिर बड़े दर्दनाक होते हैं। वो मंजर भी बड़ा दर्दनाक रहा होगा। रोती सिसकती औरतों ने अपने अपने मर्दों को अलविदा कहा होगा। बहनें भाइयों से मिली होंगी, बीवियां शोहरों से, बापों ने बेटों की पेशानियां चूमी होंगी और इन्हें आग के सुपुर्द कर दिया गया। ये सब गलत था, ये सही, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये सब था तो दिलखराश और ऐसा वाक़या जब कहीं भी होता है, जहाँ कहीं भी होता है, इंसानियत को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देता है। तुम्हारा क्या ख्याल है आदिल? आखिर में सरमद साहिब ने पूछा। आप ठीक कह रहे हैं सर, आदिल ने जैसे चौंकते हुए कहा। उन्होंने स्लीपिंग बैग अपने घुटनों पर दुरुस्त किया और बात जारी रखते हुए बोले, 200 के करीब औरतें इस चिता में जिंदा जल मरी। औरतों की जिस टोली ने सबसे पहले शोले में छलांग लगाई, इनमें वो नौबयाहता भी शामिल थी जिसकी बदनसीबी इसे सालार की नजरों में लाई थी और जिसकी वजह से जंग की नौबत आई थी। जाहिर है कि अपनी औरतों को अपने हाथों से जिंदा जलाने के बाद और इनकी आखिरी कर्मनाक आवाजें सुनने के बाद मर्दों के सीने में गैज़ और गज़ब के शोले पुकारने लगे होंगे। उन्होंने अपनी तलवारें सौंपले अपने सर हथेली पर रखकर सालार विश्वनाथ के लश्कर से टकरा गए। इनके सामने दो ही रास्ते थे, घेरा तोड़कर निकल जाए या फिर लड़ मरे, और सबके सब लड़ मरे। उन्होंने बहुतों को मारा और खुद भी मर गए। बस्ती का कोई फर्द भी जिंदा न बच सका। सरमद साहिब ने कुछ देर तवक्कुफ किया, कप में ताज़ा चाय उंडेली और गहरी सांस लेकर बोले, खैर ये वाक़या तो ज़िम्नी तौर पर सुनाना पड़ा। हमारा असल मौजू ये नहीं आदिल। मैं तुम्हें इन कीमती अशिया के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका जिक्र इस वाक़े में आया है। मौजूदा दौर के वजन के हिसाब से ये करीबन 10-12 किलो सोना और 7-8 किलो चांदी थी। कीमती पत्थर इसके अलावा थे। मोटा हिसाब लगाया जाए तो इन चीज़ों की मालियत आजकल 6-7 करोड़ से कम नहीं होगी। और आदिल, जो कुछ मैंने पढ़ा है और जो तहकीक मैंने की है, इसके मुताबिक ये अशिया अब भी, हाँ अब भी, इस चोटी के खंडर में किसी तहखाने के अंदर मौजूद है। इसी तरह जिस तरह राजपूतों ने मरने से पहले इन्हें छोड़ा था, अगर कोई हिम्मत से इन्हें तलाश कर सके तो मिल सकती है। ये जगह इतनी बड़ी नहीं, चोटी के ऊपर बस चंद टूटी फूटी दीवारें हैं। ये दीवारें मुश्किल से कोई 10 मरला जगह में होंगी। इतनी सी जगह में इन अशिया का खोज लगा लेना कोई दुश्वार काम नहीं है। दुश्वार काम एक ही है और वह चोटी तक पहुंचना। बल्कि वो कहते कहते खामोश हो गए। आप कुछ कहने लगे, आदिल ने कहा। वो मुकम्मल तौर पर इस रुदाद में जज्ब हो चुका था। सरमद साहिब ने कहा, बात वही है जो मैं पहले कही। चोटी पर पहुंचना भी कोई ज्यादा कठिन काम नहीं, अगर हम मुनासिब रास्ते से जा सकते हैं। दुश्वारी ये है कि हम एक मुश्किल रास्ते से ऊपर जाना होगा। दुरुस्त रास्ते से जाने वालों के लिए पौंदे रुकावट बन जाते हैं। आपका मतलब ये कि पौंदे इस कीमती सामान के बारे में जानते हैं जो वहाँ ऊपर खंडर में मौजूद है? सरमद साहिब ने अपना सर नफी में हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों को पता होता तो शायद ये बहुत पहले सामान को ढूंढने की कोशिश कर चुके होते, बल्कि ये खबर बहुत से दूसरे मौजूदों तक फैल चुकी होती। ये पौधे सिर्फ इस चोटी में जाने में रुकावट बनते हैं कि इन्हें चिढ़ हो चुकी है। ये समझते हैं कि जब कोई कोपैमा पार्टी इन पहाड़ों की तरफ आती है तो इनकी रहायशी जिंदगी दरहम भरम हो जाती है। ये लोग बिल्कुल अलग थलग और सुकून से रहना पसंद करते हैं। लोगों को चोटी की तरफ जाने से रोकने के लिए इनके कुछ बड़ों ने ये बात घड़ ली हुई है कि चोटी पर मौजूद खंडर दरअसल किसी इबादत का खंडर है और जब भी कोई इंसानी कदम इस खंडर तक पहुँचता है, इर्द गिर्द के इलाकों पर सख्त आफत नाजिल होती है। आदिल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, सर आप ये चाहते हैं कि हम पौधों को चुकन्ना किए बगैर एक मुश्किल रास्ते से चोटी पर पहुंच जाए और इस खंडर में से उस जेवरा तलाश करें? इस मामले में आदिल की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ ज़हन में सवाल भी पैदा हो रहे थे। वो बोला, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही जनाब के आप मुझे अपने साथ ले जाना इतना जरूरी क्यों समझ रहे हैं? आप खुद अच्छे कोपैमा है और आप फिर भी पूरी यकीन नहीं है तो किसी बहुत अच्छे कोपैमा को अपने साथ मिला सकते हैं। सरमद साहिब अजीब अंदाज में मुस्कुराए बोले, बात सिर्फ महारत और तजर्बे की नहीं आदिल, बात किस्मत की है और बात इस खास सलाहियत की है जो मुझे सिर्फ तुम में नजर आ रही है। कैसी सलाहियत जनाब? बुलंदी की तरफ जाने की सलाहियत। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मजीद सवालात नहीं पूछोगे। अगर तुम मजीद कुछ जानना चाहती हो तो मैं वक्त आने पर बता दूंगा। दोनों के दरमियान करीबन 1 मिनट तक खामोशी रही। वो दोनों जैसे अपनी अपनी सोचों में घूमते। आखिर आदिल ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आप जानते मुझे सिर्फ दरख्तों पर चढ़ना आता है, हाइकिंग और कोपैमाई वगैरह का मुझे कोई तजर्बा नहीं। तजर्बा हो जाएगा, सरमद साहिब ने इत्मीनान से कहा, इसलिए तो हम वक्त से बहुत पहले यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे पास अभी कई हफ्ते हैं। अगर तुम आमादा हो जाते हो तो हम पुरसों से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। मुझे यकीन है तुम खुदादार सलाहियत रखते हो। 1-1.5 माह के अंदर ही तुम बहुत कुछ जान जाओगे और बहुत कुछ कर भी लोगे। शर्त सिर्फ मेहनत है, अनथक मेहनत और मुसम्मम इरादा। आदिल ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं आपकी बातें पूरी तरह समझ तो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी आप पर यकीन करने को दिल चाहता है। इसके साथ साथ सवाल भी ज़हन में उठते हैं। आपको कितने फीसदी यकीन है कि 450 साल पहले के वाक़यात के बारे में आपने जो मालूमात हासिल की हैं वो दुरुस्त हैं और हम चोटी के खंडर में से अपनी मतलूबा चीजें ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे? दरअसल मुझे ये सब कुछ एक कहानी की तरह लग रहा है। मुहिम जो लोग दूर दराज के सफर करते हैं और दफन शुदा कीमती चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर ये कहानियां सच्ची हों तो अक्सर इनमें नाकामी हिस्से में आती है। यह नाकामी हिस्से में नहीं आएगी। शर्त यह है
कि हम पौधों को खबरदार किए बगैर चोटी तक पहुंच जाएं। करीबन 99% उन्होंने अजीब से लहजे में कहा। और जहां तक ऊपर पहुंचाने का ताल्लुक है, इस सिलसिले में मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ और इसकी वजह वो कुदरती सलाहियत है जो मुझे तुम में नजर आ रही है। मैं अब भी कुछ नहीं समझा सर। उन्होंने अपनी छोटी छोटी दाढ़ी में उंगलियां चलाई और बोले, मैंने तुम्हें बताया था ना आदिल कि अगर हम अपने खुदा की बख्शी हुई अकल का बहुत थोड़ा हिस्सा भी ठीक तरह से इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं तो पेशन गोइयां कर सकते हैं। हाँ, आपने कहा था। फिर वो मुस्कुराए। तो समझो कि ये मेरी पेशन गोई ही थी कि तुम कामयाबी से इस रास्ते पर सफर कर सकते और तुम्हारे पीछे हम भी कर सकते हैं। इस यकबस्ता रात में, इस फड़फड़ाते खेमे में, इस अजीमुशान केटू के दामन में आदिल और सरमद साहिब के दरमियान काफी तवील गुफ्तगू हुई। बेशक अब भी आदिल के जहन में कई सवाल मौजूद थे, लेकिन वो ज़हनी तौर पर सरमद साहिब की बात मानने को तैयार हो गया। इसके अंदर एक यकीन सा बैठता चला जा रहा था कि जो कुछ सरमद साहिब कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे। इनकी मालूमात बहुत वसी थी और इनका इरादा इससे भी ज्यादा वसी और पुख्ता महसूस होता था। आदिल ने खेमे के रोज़ों से कपड़ा हटाकर दूर शुमार मगरिब की समत देखा। बर्फीली चोटियों पर चांदनी का पड़ाव था और हवा कुछ साकन सी महसूस होती थी और पहाड़ों की खामोशी में अनगिन दिलफरेब नगमे थे। इन्हीं पहाड़ियों में से किसी एक पहाड़ पर दो चंद टूटी फूटी दीवारें मौजूद थी। उन दीवारों के दरमियान कहीं वो नादिर कीमती सामान भी मौजूद था जो पिछले 450 साल से शायद सर सरमद साहिब जैसे ही किसी महजू का इंतजार कर रहा था। सर सरमद ने यकीनन बड़ी जहानत दिखाई थी। अगर वो ये सारी बातें लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में आदिल को बताते तो शायद वो इस तरह इनका असर कबूल न करता। अब ये सारा जादुई माहौल इस पर असरअंदाज हो रहा था। वो चोटी भी इससे ज्यादा फासले पर नहीं थी जो इस सारी रुदाद में मरकजी हैसियत रखती थी। इस चोटी ने जैसे आदिल को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया था। शहजादी का मली चेहरा आदिल की निगाहों में आ गया। वो जैसे बड़ी खामोशी से इसकी तरफ देख रही थी, कुछ कह रही थी। मुझे भूल न जाना आदिल, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये अजीब दिन थे और अजीब तर रातें थी। आदिल को एक नई जिंदगी का तजर्बा हो रहा था, नहायत कठिन और मुशक्कत से भरपूर जिंदगी। चंद दिन तक तो आदिल को ऐसा लगा जैसे सरमद साहिब क्रिस्टल और हुमायूं गोश्त पोस के नहीं, लोहे के इंसान हैं। इन पर मौसम की बेरहमी असरअंदाज होती है और ना जान तोड़ भाग दौड़। लगता था कि सरमद साहिब के साथ रह रहकर क्रिस्टल और हुमायूं ने भी खुद को एक मुख्तलिफ सांचे में ढाल लिया है। धीरे धीरे आदिल खुद भी इस बेपना मुशक्कत का आदी होने लगा। वो लोग सुबह सवेरे उठते, बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में तराई के साथ साथ 4-5 मील की दौड़ लगाते। शुरू में बर्फानी हवा इनके जिस्म के खुले हिस्सों पर बरसियां चलाती, लेकिन फिर पूरा जिस्म गर्म हो जाता और ठंड की मार बेअसर हो जाती। इनकी सांस धोखे की तरह चलने लगती। बुलंदी की वजह से गालिबन ऑक्सीजन की कमी भी मुतासिर करती थी। टिन पैक अशिया से नाश्ते के बाद चढ़ाई की तरबियत शुरू होती। एक बुलंदो वाला चट्टान जिसके सिर्फ बालाई सतह पर बर्फ थी, मशक के लिए चुनी गई। ये चट्टान कहीं कहीं अमूदी थी और कहीं कहीं से 70-80 दर्जे का जाविया बनाती थी। करीबन 1000 फीट बुलंद इस चट्टान पर रस्सों के जरिए चढ़ना शुरू में आदिल को नहायत खतरनाक लगा, लेकिन जब इसने इस काम को समझना शुरू किया तो अंदाजा हुआ कि अगर कोपेमाई और क्लाइंबिंग के लवाजमात पूरे हों तो ये काम खतरनाक नहीं रहता। इन लवाजमात में सबसे अहम चीज मजबूत रस्से थे। इसके बाद हथौड़ी और मेखों यानी बोल्ट्स की बारी आती थी। फिर वो आहनी कड़े थे जिन्हें कार बैनर्स और गेयर कहा जाता था। खतरनाक बुलंदी की तरफ जाने वाला पत्थर में ड्रिल करके सुराख करता था और इन बोल्ट्स में कसता था, या फिर मेखों की तरह इन्हें थोड़ी से ठोंकता था। वो नायलॉन के मजबूत रस्से को बोल्ट्स के हल्कों में इस तरह गुजारता चला जाता था कि गिरने की सूरत में वो रस्सों के साथ झूल जाए। कोपेमा खुद को रस्सों और बैट्स के 2 हिस्सों में से गुजारता था और ये हल्के इसकी रानों और बलाई हिस्से के अपनी गिरफ्त में रखते थे। इस गिरफ्त को बार्निस का नाम दिया जाता था। 9वें-10वें दिन की बात है जब आदिल बगैर किसी की मदद अज खुद 1000 फीट बुलंद चोटी पर पहुंचा। बुलंदी पर खड़े होकर से चारों तरफ निगाह दौड़ाई और इसे अजीब से बेफखर का एहसास हुआ। सरमद साहब ने इसका कंधा थपकते हुए कहा, तुमने मेरे अंदाजे से 2-3 दिन पहले ये कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी इससे कहीं मुश्किल चढ़ाइयां आएंगी। आपका मतलब है अब किसी और जगह मशक होगी? हाँ, वो देखो वो दाएं तरफ, कल हम इस पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन सर वो तो बिल्कुल सीधी है किसी दीवार की तरह। इसे देखकर खौफ आ रहा है। जहाँ चढ़कर बैठे हो, शुरू में इसे देखकर भी खौफ आया था। वो मुस्कुराए। वो चुप रहा। क्रिस्टल ने कहा, ये रॉक्स दूर से ज्यादा डेंजरस नजर आता है। जब हम इन पर चढ़ना शुरू कर दिया तो ये एकदम फ्रेंड की तरह लगता, बिल्कुल अपना अपना सा। सरमद साहिब ने कहा, जिंदगी की हर दुश्वारी चट्टान की तरह होती है, दूर से बहुत दुश्वार, लेकिन जब इस पर कमंद फेंकते हैं और लंबी सांस लेकर चढ़ने का पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो वो कदमों के नीचे बिछना शुरू हो जाती है। अचानक क्रिस्टल की नजर आदिल की बाईं कोनी पर पड़ी। वो बोली, तुमको यहाँ चोट लगा, तुमने मेडिसिन क्यों नहीं लगाया? आदिल ने कहा, परसों हमारे भाई को चोट लगी थी, उन्होंने भी तो कुछ नहीं लगाया था। भाई हम तो आदी हो चुके हैं, तुम्हें जरा एहतियात करनी चाहिए। इसने अपना फर्स्ट एड पाउच की जिप खोली, मगर आदिल ने इसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। नहीं हमारे भाई वो क्या कहते हैं, हमारा यारान दोज़ख या हमारा यारा जन्नत, मुझे भी ऐसे ही चलने दे। अच्छी सोच है, सरमद साहब ने तायद की। तिब्बी इमदाद हमें कभी कभी सहल पसंद बनाती है। हम जितना ज्यादा नेचर के करीब रहें इतना ही सख्त जान होते हैं। मैं कई ऐसे मशहूर खिलाड़ियों को जानता हूँ जिन्होंने कभी अपनी किसी तकलीफ के लिए पेन किलर नहीं खाई, और अगर कभी किसी जख्म पर टांकों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बगैर सून करने वाले इंजेक्शन के टांके लगवाए। शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हकीकत है कि मैं मार्शल आर्ट के एक ऐसे खिलाड़ी को जानता हूँ जिसने अपने बाजू की हड्डी का ऑपरेशन बगैर बेहोश हुए
या लोकल एंथीसिया लिए कराया, सारी तकलीफ झेली और पूरे होशो हवास में झेली। ऐसी चीजें बर्दाश्त और हौसला तामीर करती हैं और यही बर्दाश्त और हौसला आगे चलकर बड़ी बड़ी कामयाबियों का सबब बनता है। करीबन 1000 ऊंची इस चट्टान पर तुंदो-तेज बर्फानी हवा में खड़े समय साहिब ने जो बातें कही वो आदिल को दिल में उतरती महसूस हुई। अगले रोज मामूलात से फारिग होने के बाद वो लोग अपने साजो सामान के साथ इस दूसरी ऊंची चोटी की तरफ रवाना हुए जो 300 फीट तक तो मुनासिब थी। इसके बाद करीबन 800-900 फीट तक बिल्कुल अमूदी और दीवार की तरह चली गई थी। यहाँ वो दराड़े और उभार भी बहुत कम थे जो कोपे माँ अपने हाथ जमाने और आगे बढ़ने में मदद देते हैं। पहले कौन जाएगा? सरमद साहिब ने पूछा। मैं जाऊंगा, खामोश तबा हुमायूं ने एतमाद से कहा। कुछ ही देर बाद वो सामान से पूरी तरह लेस होकर मखसूस मेखें ठोकता हुआ और रस्सा झुलाता हुआ ऊपर जा रहा था। सरमद साहिब ने आदिल को इशारा किया वो हुमायूं के पीछे पीछे जाए। आदिल ने देख लिया था कि पीछे जाने वालों के लिए काफी आसान हो जाता है, इन्हें बोल्टिंग नहीं करनी पड़ती और रस्से की सपोर्ट पहले से मौजूद होती है। आदिल के पीछे क्रिस्टल ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। सरमद साहिब नीचे रहे और इन तीनों को मुख्तलिफ हदायत देते रहे। इन्हें अगर किसी बोल्ट की मजबूती पर शक होता तो इसे मजीद मजबूत करवाते। इनकी हदायत पर आदिल के लिए भी हौसला अफजा साबित हो रही थी। वो करीबन 600 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुके थे जब अचानक आदिल का पांव फिसला। झटका लगने से रस्से पर से इसके हाथ की गिरफ्त भी खत्म हो गई। वो तेजी से नीचे आया। हिफाजती रस्सा इसकी कमर में परोया हुआ था, वरना वो चंद सेकंड के लिए अंदर नुकीली चट्टानों पर गिरकर राही अदम हो जाता। फिर भी गिरने का एहसास बड़ा दिल दहला देने वाला था। वो नीचे न भी गिरता तो शायद जख्मी हो सकता था। अचानक इसने खुद को एक नरमो गुदास लम्स के घेरे में पाया। ये क्रिस्टल थी जो 8-10 फीट नीचे आ रही थी। इसने बड़ी मुहारत से आदिल को मजीद नीचे फिसलने से रोक लिया। अब वो इसकी बाहों में था। वो अकब से इसे सहारा दिए हुए थी। ओके, यू आर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने हाँफती आवाज में आदिल को तसल्ली दी। साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रही थी कि आदिल दोबारा रस्से पर गिरफ्त मजबूत कर सके। इन परेशान को लम्हों में भी आदिल को एहसास हुआ कि क्रिस्टल की नरम गरम सांसें इसके चेहरे से टकरा रही हैं और वो पूरी तरह इसकी बाहों में है। चंद सेकंड बाद वो दोबारा दुरुस्त पोजीशन में आ गया। वो हंसी। थोड़ी देर सांस लेने का ये अच्छा बहाना ढूंढ लिया तुमने। तुम्हारा मतलब है मैं जानबूझकर गिरा हूँ? वो बोली। ये ठीक से पता नहीं, मगर तुम गिरे अच्छे, गुड फॉलिंग। वो ढके छुपे लफ्जों में आदिल को बता रही थी कि इसका यूं गिरना, इसकी बाहों में आना इसे अच्छा लगा है। आदिल का स्टेमिना इतना ज्यादा नहीं था। इसे रास्ते में 3 बार सांस लेना पड़ी। बिलाखिर वो मंजिल पर पहुंच गए। तेज हवाओं ने इनका इस्तकबाल किया। क्रिस्टल अपना हेलमेट उतार दिया। इसके बाद दीवानावार लहराने लगे। फिर इसे सन ग्लासेस भी उतार दिए। इसकी आंखों में शौक था और खुशी की चमक थी। न जाने क्यों आदिल को होटल की वो रात याद आ गई जब ब्यूपिट नामी नौजवान ने इसे कमरे में घेरा था और बदतमीजी की थी। इस वक्त वो एक मजबूर बेकस लड़की नजर आती थी। इस लड़की से बहुत मुख्तलिफ थी जो अब हवा में अपने बाजू लहरा रही थी और मुंह खोलकर ताज़ा सांसें अपने सीने में भर रही थी। हुमायूं हमेशा की तरह गुमसुम और कुदरती नजारों में खोया हुआ था। आदिल ने से पूछा, क्या देख रहे हो हुमायूं भाई? वो बोला, यहाँ से एक बहुत अहम जगह साफ नजर आ रही है। कौन सी जगह? इसने उंगली से शुमाल मगरिब की तरफ इशारा किया। यह है वो चोटी जिस पर हमें जाना है, वो बोला। आदिल की ऊपर की सांस जैसे ऊपर ही रह गई। वो हैरत से देखने लगा। ये चोटी कई दूसरी चोटियों की तरह अजीमुशान केटू के पहलू में वाक़ई थी। ये नीचे से तो शायद कुछ ढलवान थी, लेकिन जो बुलंद होती थी सीधी होती चली जाती थी। इसका बाला हिस्सा बिल्कुल एक सीधी दीवार की तरह था, बल्कि कहीं कहीं तो लगता था कि सफेद दीवार जमीन में 90 दर्जे से भी ज्यादा का जाविया बनाती है, यानी बाहर की तरफ झुकाव रखती है। क्या देख रहे हो? हुमायूं ने भारी आवाज में पूछा। बहुत मुश्किल पहाड़ है ये, लेकिन इस पर पौधों के आसार तो कहीं नजर नहीं आते। पौधे पहाड़ की दूसरी तरफ हैं। समझो इनकी बस्तियां पहाड़ के दामन में हैं और यही वजह है कि हमें उस तरफ से आना पड़ना है। चट्टान पर खड़ा आदिल इस फलकबोस चोटी को देख रहा था। कुदरत की इस अजीमुशान हैबतनाक तख्लीक के बारे में इसने खुद को बहुत छोटा और नाचीज महसूस किया। क्रिस्टल इसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम परेशान क्यों होता? क्या तुमको सर सरमद का हदायत याद नहीं? ये हाइट्स दूर से ज्यादा डेंजरस लगता है। जब हम अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। आपकी जुबान में बिल्कुल हलवे की तरह। हलवा? ये क्या होता है? आदिल ने पूछा। हुमायूं बोला, ये हलवा कह रही है, यानी हलवे की तरह आसान। वो मुस्कुराई और इस बात में सर हिलाया। हलवे के जिक्र ने आदिल को एकदम कहीं दूर पहुंचा दिया। इन बर्फानी चट्टानों से बहुत आगे पंजाब के मैदानों में और फिर बहावलपुर की चिलचिलाती धूप में, जहाँ लाली के खेतों में किसान अपना पसीना बो रहे थे, इसे अपने गाँव की लाली की पिछली ईद याद आई। रेहाना ताया फरासत की हवेली में काम करके वापस आई तो सीधी आदिल के पास छत पर आई थी। इसके हाथ में पोटली सी थी। ये क्या है? इसने पूछा था। हलवा तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। इसने पोटली खोली तो शीशे की खूबसूरत माँ प्लेट में सूजी और अंडे का हलवा था। इस पर ऊपर से किशमिश और बादामों का चूरा डाला गया था। ये इसके लिए शहजादी ने भेजा था। आदिल हलवा लेना चाहा तो रेहाना चहक कर बोली, ये सारा तुम्हारा नहीं आधे भाई, आधा किसी और का है और वापस जाएगा। वो समझ गया कि वो क्या कह रही है। वो नीचे से छोटा चम्मच लाया और कुछ हलवा खाकर बाकी रेहाना को वापस कर दिया। वो बोली, नहीं आधे भाई, ये चमचा भी यहीं रखो जिससे हलवा खाया है।
मुझे यही ऑर्डर है। आदिल ने मुस्कुराते हुए चम्मच भी प्लेट में रख दिया। वो दिन ऐसी ही छोटी छोटी शौखियों से लबरेज थे। इस वक्त इन दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हालात इतनी जल्दी बदलेंगे और जुदाई का मोड़ यूं अचानक सामने आ जाएगा। आदिल, तुम किस सोच में खो गया? क्रिस्टल ने अदा से कहा। कुछ नहीं, वैसे ही कुछ याद आ गया था, शायद हलावा याद आ गया होगा। वो बोले खुद ही हंसती। इसके साथ ही इसका दिलकश पैकर भी हंसता हुआ महसूस हुआ। वो अक्सर पाकिस्तान आती रहती थी, उसने बड़ी दिलचस्पी से उर्दू सीखी थी। वो नीचे उतर आए और फिर दीगर मशकों में मसरूफ हो गए। आदिल कभी कभी सरमद साहब की सख्त जानी देखकर हैरान रह जाता था। इतनी उम्र में इनसे ऐसी जफाकशी की तो कोई हरगिज नहीं थी। वो कुछ खाए पिए बगैर घंटों इनके साथ ट्रेकिंग में मसरूफ रहते और कभी कभी बस दूध का एक टिन पीकर सो जाते। वो जिंदगी की लज्जतों से बहुत दूर थे। मीठा वो नहीं खाते थे, नमक ना होने के बराबर, आराम कम, काम ज्यादा। और जहाँ तक अज़दवाजी खुशियों की बात थी, वो भी इनसे कुछ ज्यादा करीब नहीं थी। लगता था कि उन्होंने कड़ी मुशक्कत को महबूबा बना रखा है और मुश्किलात इनके बच्चे हैं जिन्हें वो बड़े प्यार से गले लगाते हैं और इनकी आमद पर परेशान होने के बजाय अपना सीना इनके लिए खोल देते हैं। वो दूसरों से भी यही चाहते थे कि मुश्किलात और तकलीफों से भागने के बजाय इनके पीछे भागे, इन्हें गोद में उठाएं, इनसे खेलें, इनके अंदर से जिंदगी का प्यार कशीद करें। वो रात भी आदिल ने पहाड़ी ढलवान पर लगे हुए जदीद इंग्लिश कैंप में गुजारी। ये तीनों आदमियों के लिए काफी था, ताहम इसमें हुमायूं और आदिल ही सोते थे। ऐसी जगहों पर बर्फानी रेले का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। बहरहाल अपने तजर्बे की बुनियाद पर सरमद साहिब ने ये खैमे बड़ी मुनासिब जगह पर लगवाए थे। रात में आदिल देर तक जागता रहा। शहजादी का तस्वुर बार बार जहन में आता रहा। वहाँ क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, इसे कुछ खबर नहीं थी। वो बस दुआ ही कर सकता था। इसके साथ साथ अब इसके दिल में ये उमंग भी पैदा हुई थी कि यहाँ जो कुछ होना है जल्द से जल्द हो जाए। अगर इस मोहमजोई के सिलसिले में वाकई इनके हाथों एक बड़ी रकम आने वाली है तो फिर ये रकम जल्द से जल्द इस तक पहुँचे। इसने तहैया किया कि वो ट्रेनिंग में पहले से ज्यादा जान मारेगा और सरमद साहिब को भी हैरान कर देगा। अगले रोज आदिल बहुत चाको चौबंद था। सुबह सबसे पहले 3-4 किलोमीटर की दौड़ हुई। इसके बाद फिजिकल फिटनेस की वर्जिश और नाश्ता। नाश्ते के फौरन बाद वो लोग क्लाइंबिंग के साजो सामान के साथ कल वाली चट्टान के दामन में पहुंच गए। सरमद साहिब के हाथ में स्टॉप वॉच थी। उन्होंने इन तीनों को एक बार फिर चढ़ाई का हुक्म दिया। आज काम इस लिहाज से निस्बतन आसान था कि मेखें पहले से गड़ी हुई थी और तवील रस्सा भी झूल रहा था। उन्होंने आगाज किया। आज क्रिस्टल सबसे आगे थी, इसके पीछे आदिल और आखिर में हुमायूं। वो करीबन 1000 फीट की बुलंदी पर थे जब क्रिस्टल ने कहा, आदिल, कल हाम ने तोम को संभाला, अगर आज हम फिसला तो तुम हाम को संभालेगा? तुम ना ही फिसलो तो अच्छा है, आदिल ने कहा। हाम सिर्फ फर्ज कर रहा है, आदिल ने हाँफती आवाज में कहा। मुझे तो लगता है फिर हम दोनों को हुमायूं ही भाई संभालेगा। वो खिलखिला के हंसती। आज कहीं सांस लेने का मौका नहीं मिला था। वो मुसलसल चढ़ रहे थे। 2-3 बार क्रिस्टल ने, एक बार हुमायूं ने भी इससे कहा कि वो सांस लेना चाहे तो ले ले, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वो सोच रहा था कि अगर क्रिस्टल लड़की होकर वक्फा नहीं ले रही तो वो क्यों ले। एक जांगुसल कोशिश के बाद वो लोग बगैर कहीं रुके चट्टान की बुलंदी पर पहुंच गए। सख्त सर्दी के बावजूद वो लिबास के अंदर पसीने से शराबूर हो रहे थे और उनके बाजू जैसे शल हो चुके थे। सरमद साहिब का ऑर्डर था कि चोटी पर 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना। उन्होंने इस हदायत पर अमल किया और एक बार फिर हाँफते हुए नीचे उतरने लगे। उतरते हुए आदिल ने कहीं वक्फा नहीं लिया। इसकी सांस झोंकी की तरह चल रही थी और बाजू सुन होते जा रहे थे। बहरहाल वो काफी तेजी से नीचे उतरने में कामयाब हो गया। इसने दाद तलब नजर से सरमद साहिब की तरफ देखा। वो मुतमईन तो नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसी कोई दाद इनकी आंखों में दिखाई नहीं दी। चंद सेकंड बाद उन्होंने जो फिक्रा कहा वो बिजली बनकर आदिल की समाज से टकराया। वो कह रहे थे, 5 मिनट का वक्फा करके दूसरी बार चढ़ाई शुरू करेंगे। दूसरी चढ़ाई? आदिल ने दिल में दोहराया और उसका कलेजा मुंह को आने लगा। क्या तुम तैयार हो आदिल? सरमद साहिब ने स्पाट लहजे में पूछा। जी हाँ, आप कहते तो तैयार हूँ, वो मरी मरी आवाज में बोला। शायद तुम ज्यादा थक गए, उन्होंने कहा। चलो ठीक है, दूसरी चढ़ाई कैंसिल करते हैं, या फिर ऐसे करते कि जो जाना चाहे चला जाए, जो रुकना चाहे रुक जाए। क्रिस्टल फौरन हाथ उठाकर बोली, हाँ जाएगा सर, अभी जाएगा, जस्ट नाउ, इसने कहा और जवाब का इंतजार के बगैर दौड़ती वापस चट्टान की तरफ चली गई। सरमद साहिब ने मुस्कुराते हुमायूं को मुखातिब कर बोले, चलो हुमायूं, तुम जरा आदिल को एक्सरसाइज वगैरह कराओ। हुमायूं आदिल की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्रिस्टल ने रस्सों के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 15-20 मिनट में वो काफी ऊपर चली गई। चट्टान के साथ चिपकी बिल्कुल छोटी सी नजर आने लगी। इसका सुर्ख हेलमेट जैसे एक नुक्ते की तरह था। वो लड़की होकर आदिल से कहीं ज्यादा बर्दाश्त और स्टेमिना का मुजाहरा कर रही थी। आदिल, जो शानीवाना के मेले में खुद को चढ़ाई का चैंपियन समझता था, एकदम खुद को खजल सा महसूस करने लगा। इसके साथ साथ इस समय साहिब पर भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। इस वजह इसने पक्का तहैया किया कि वो अपने स्टेमिना को बेहतर करेगा और कम अज कम इस मामले में तो क्रिस्टल और हुमायूं को नीचा दिखाएगा। यही वजह थी कि अगले रोज सुबह सवेरे तराई के साथ साथ हमवार ट्रैक पर जॉगिंग के लिए निकले तो वापसी के बाद आदिल दूसरा राउंड लगाने के लिए निकल गया। करीबन 4 किलोमीटर की दौड़ तो पहले ही लगा चुके थे। अब अगर ये दूसरा राउंड भी मुकम्मल करता तो ये 8 किलोमीटर से ज्यादा होता। वो दौड़ता रहा और हाँफता रहा। इस पर कुछ ऐसी ही कैफियत तारी थी जो कभी कभी गाँव में हो जाती थी। ऐसे ही मुड़ के ज़ेरे असर वो नूरी नद के पुतले पर पिल पड़ता था, मार मार के इसका भुरकस निकाल देता था। बर्फ से घिरे हुए इस ट्रैक पर अंधाधुंध भागते हुए भी इसे लग रहा जैसे एक नूरी नद इसके करीब है, वो इसके साथ साथ भाग रहा है, इसे नीचा दिखाना चाहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर ये नूरी नद ही क्यों इसके सामने आ जाता था, क्यों आ जाता था।
इसने अपनी रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। इसकी टांगें शल होने लगी। कभी कभी लगता था कि वो बस गिरने ही वाला है, लेकिन वो भागता रहा और दूसरा राउंड भी मुकम्मल कर लिया। इसे क्रिस्टल की आंखों में थोड़ी सी हैरत नजर आई। इस हैरत ने इसे महसूस किया, लेकिन रात तक आदिल को बुखार हो गया। खाने के दौरान में इसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर क्रिस्टल ने इसके माथे पर हाथ रखा और बोली, ओ घाट, तुमको तो बुखारा है। बुखारा नहीं, बुखार होता है, समद साहिब ने कहा और आदिल की पेशानी पर हाथ रखा। फिर बोले, वाकई भाई तुमको तो बुखार है, काफी ज्यादा लगता है। वो कुछ देर चुप रहकर कहने लगे, मेरा ख्याल है तुम कोई दवा ले लो। नहीं सर, मैं दवा नहीं लूंगा। अभी ने तो कहा था कि दवा के बगैर तकलीफ का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। सरमद साहिब ने इसरार नहीं किया और खामोश हो गए। आदिल भी खामोश हो गया। रात 10 बजे तक बुखार तेज हो गया। आदिल अपने खेमे में आकर लेट गया। इसके मुंह में करवाहट घुली हुई थी। कभी कभी सरमद साहिब का रवैया अजीब लगता था। अगर वो इसरार करते तो वो दवा ले लेता, लेकिन उन्होंने दूसरी बार कहने की जहमत भी नहीं की थी। अब भी वो इत्मीनान से बाहर हुमायूं और क्रिस्टल के साथ बैठे थे। अलाव देख रहा था और अपने ताकतवर ट्रांजिस्टर रेडियो पर कोई प्रोग्राम सुनने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान में क्रिस्टल अंदर चली आई। इससे अपना ठंडा हाथ आदिल के तपते हाथ पर रख दिया। आदिल, तुमने अपने साथ खुद ज्यादती किया। एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। तुमने एकदम 4 मील के बजाय 8 मील का राउंड लगाया और तुमको बुखार हुआ। सरमद साहब ने तुमको कहा भी था कि बहुत हुआ, हवा बहुत कूल चल रही है। हमदर्दी का शुक्रिया, थैंक यू, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, इसने कहा और करवट बदल कर लेट गया। इसका ख्याल था कि क्रिस्टल चली जाएगी, लेकिन वो वहीं बैठी रही। तुम्हारे शोल्डर दबाऊं, इससे पूरी बॉडी का पेन कम होता है, इसने कहा। नो थैंक्स। वो फिर भी बैठी रही और इसके कंधे दबाने लगी। वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। इसने अपने हाथों को ऐसे अंदाज में हरकत दी कि वाकई आदिल की गर्दन और कमर का दर्द कम होने लगा, लेकिन इसे अच्छा नहीं लग रहा था। रहने दो क्रिस्टल, मैं ठीक हूँ। इसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर क्रिस्टल ने अपने हाथ के दबाव से इसे लेटे रहने पर मजबूर कर दिया। देखो आदिल, तुम नाशुक्री करता है। बर्मिंघम की सबसे अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट तुम्हारा ट्रीटमेंट करता और तुम इनकार करता। इसने आदिल को औंधा लेटने पर मजबूर किया। उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मखसूस पट्टों पर दबाव डालने लगी। कि वो अपने हाथों में एक तरह का जादू रखती थी। इसका लम्स, इसकी सांसों की सरसराहट आदिल अपने बिल्कुल करीब महसूस कर रहा था। पिछले कई रोज से इसे लग रहा था कि क्रिस्टल इशारों कनाइयों में इसकी हौसला अफजाई कर रही है। आज ये इशारे मजीद वाज़ेह हो गए थे। तुमने किसी से प्यार किया? इसने मसाज करते करते अचानक आदिल से पूछा। वो गड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, नहीं। और सेक्स? इसने बड़ी रवानी से पूछा। ये सवाल आदिल के लिए धमाका खेल साबित हुआ। उठकर बैठ गया। कदरे बेजारी से बोला, कि तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कौन सा ऐसा गलत बात किया? वो अपनी नील को आंखें झपक कर बोली, जो तुम कह रही हो ये हमारे लिए गलत ही है, बल्कि बहुत गलत है। सूर्य अगर ऐसा है तो हम माफी मांगता, एकदम माफी मांगता। वैसे सब तो नेचर है, और प्लीज अपनी नेचर अपने पास रखो। मैं इस सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, हम नहीं बात करेगा, लेकिन तुम लेट जाओ, हम तुम्हारा और ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं, बस इतना ही काफी, मैं सोना चाहता हूँ। यू आर सो नाइस एंड हैंडसम। हम तुमको लाइक करता। अगर किसी भी तरह हम का जरूरत हो तो हम हाजिर। ओके थैंक यू, आदिल ने कहा। वो नीचे छत वाले खाने में झुककर खड़ी हो गई और फिर से लगावट की नजर से देखती हुई बाहर चली गई। आदिल अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो सरथपा शोला थी। इसका आतिशी बदन खिंची हुई कमान की तरह था और निगाहें तीर की तरह दिलो दिमाग में घुसने की सलाहियत रखती थी। पता नहीं कि सरमद साहिब ने ये क्या चीज पार रखी थी और क्यों। वो तो बिल्कुल और तरह के बंदे थे। आदिल प्यार की एक नाकाबिल शिकस्त जंजीर से बना हुआ था। अगर ऐसा न होता तो शायद वो खुद को इस आतिशी लड़की की लपेट में महसूस करता। इसका मायनेखेज फिक्र अब भी आदिल के कानों में गूंज रहा था। अगर किसी भी तरह हम का जरूरत हो तो हम हाजिर। इस अपने बेहुदा ख्यालात की ओर से ध्यान हटाने के लिए अपने ज़हन में शहजादी का तस्वुर बसाया और अपने तस्वुर से बातें करते करते सो गया। अगले रोज भी आदिल का बुखार मौजूद है। इसे यकीन था कि आज सरमद साहिब से ट्रेनिंग से छुट्टी देंगे, लेकिन ये जानकर इसे सख्त हैरानी हुई कि वो इसे बाहर बुला रहे थे। उन्होंने कहा, हम दौड़ के लिए जा रहे हैं। आज तुम दौड़ नहीं लगाओगे, लेकिन चढ़ाई की मशक तुम्हें करना होगी। अगर कोई दवा वगैरह खानी है तो खा लो, पैरासिटामोल टाइप की। नहीं सर, दवा की जरूरत नहीं, आदिल ने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा, लेकिन लहजे के नीचे कहीं हल्की सी तलखी मौजूद थी। नाश्ते के नाम पर आदिल ने पाउडर मिल्क से बनाया गया थोड़ा सा दूध पिया और एक एनर्जी बार खाई। इसके बाद ग्रुप के साथ चट्टान की तरफ रवाना हो गया। बुखार से बदन दुख रहा था और सरापा में नकाहत भरी हुई थी। आज फिर उन्होंने नायलून की तवील रस्सों की मदद से करीबन 1500 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ना था और फिर रस्सों के जरिए फिसलते हुए नीचे उतरना था। अगले करीबन 2 घंटे आदिल के लिए सख्त अजियतनाक साबित हुए। बुखार की हालत में ऐसी मुशक्कत इसका अंजर पंजर हिलाने के लिए काफी थी, लेकिन इसे किसी न किसी तौर गुजारा करना था। उसे उकसाने में क्रिस्टल की इस बात ने भी अहम किरदार अदा किया कि पिछली मरतबा सरमद साहिब ने भी तेज बुखार की हालत में करीबन 3000 फीट तक क्लाइंबिंग की थी और गैर मुल्कियों की एक टीम को हैरान कर दिया था। मशक खत्म हुई तो आदिल का जिस्म पसीने में शराबूर था और बुखार भी महसूस नहीं हो रहा था। इसने सुबह के मुकाबले में खुद को काफी चाको चौबंद महसूस किया। रात तक वो तकरीबन ठीक हो चुका था। वो बिस्तर पर लेटा सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर दवा खा लेता और लेट जाता तो शायद इस वक्त भी खुद को बीमार ही तस्वुर कर रहा होता। अगले रोज सरमद साहब ने आदिल को छुट्टी दी, बल्कि आदिल के साथ क्रिस्टल और हुमायूं को भी छुट्टी से लुत्फानंदोज होने का मौका दिया। सुबह सवेरे
कि तवील दौड़ के बजाय वो लोग मज़े से अपने कैंप में चाय वगैरह पीते रहे और गपशप करते रहे। सरमद साहब की बातें कभी कभी समझ से बालातर होती थी। इसे छुट्टी की ज़रूरत कल थी, लेकिन इसे आज मिली थी। जो लगता था कि सरमद साहिब को आज अपने कैंप के आसपास रहना ही अच्छा लग रहा था। इस दिन सबने खूब एंजॉय किया। धूप भी चमक रही थी और केटू समेत इर्द गिर्द की सब चोटियों ने सुनहरी ताज पहन रखे थे। सरमद साहिब ने आदिल को एक तवील लेक्चर भी दिया। एक तरह से ये एक क्लाइमिक का टीचिंग कोर्स था। इस तरह के 2-3 लेक्चर वो पहले भी बड़ी खूबी से आदिल को दे चुके थे। पता नहीं क्यों इस लेक्चर के दौरान भी सरमद साहिब आदिल को कुछ परेशान नजर आए, या शायद ये सिर्फ इसका वहम था। अगले रोज छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन सुबह सवेरे की तवील दौड़ सरमद साहिब ने माफ कर दी और क्रिस्टल ने कहा, सर क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन अभी मुझे निकलना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। शायद कल से फिर शुरू करेंगे। नाश्ते के बाद वो क्लाइंबिंग के सारे सामान के साथ एक बार फिर चट्टान पर चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। आज से सरमित भी इनके साथ थे। इस उम्र में भी इनकी हिम्मत और तवानाई की दाद देने को दिल चाहता था। इनका स्टेमिना भी काबिले दाद था। वापसी से पहले उन्होंने इन तीनों और खास तौर से आदिल को समझाया, चढ़ाई को मुश्किल समझा जाता है, लेकिन हकीकत में चढ़ाई से ज्यादा उतराई मुश्किल होती है। ज्यादातर हादसा भी उतराई के दौरान ही पेश आते हैं। उतरते हुए कोपेमा बेहद सब्र और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उतरते हुए उन्होंने आदिल को अपने साथ रखा और हर मामले में हिदायत देते रहे। कार बैनर्स की तरतीब, रस्से पर गिरफ्त को ढीला और मजबूत करना, पाँव का दुरुस्त इस्तेमाल, वो जैसे आदिल को उंगली पकड़कर अपने साथ चला रहे थे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने चंद गहरी सांसें ली, अपना हेलमेट उतारा, आंखों से सनग्लासेस हटाए और आदिल से मुखातिब होकर बोले, आज कैसा महसूस हुआ? आज तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सहल भी। अंदाजा हो रहा था कि आप दूसरी बार चढ़ने का कहीं तो शायद वो भी आसानी से हो जाएगा। ऐसा क्यों महसूस किया तुमने? शायद इसलिए कि आप साथ थे। नहीं, इसकी वजह और है। कल तुमने ज्यादा हिम्मत और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। बुखार और नकाहत के बावजूद अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। आज तुम्हारी तबीयत बेहतर थी, इसलिए तुम्हें हर चीज़ आसान लगी। हम अपने बर्दाश्त की हद को जू बढ़ाते हैं, हमें मुश्किल काम आसान महसूस होने लगते हैं। एक शख्स जो गैर फाल है और ज़्यादातर वक्त घर में बैठा रहता है, इसको बिजली का एक बिल ठीक कराना पड़ जाए तो इसे एक मार्के की तरह लगता है। लेकिन एक शख्स जो एक बड़ी फर्म को संभाले हुए है और इसके मसाइल को भुगत रहा है, इसके लिए अदालत में पेशी भी कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। यही मिसाल हम कई जगह लागू कर सकते हैं आदिल। हमारा हौसला बढ़ता है तो हमारे मसाइल छोटे होने लगते हैं। सरमद साहिब की बातें अक्सर आदिल के दिल पर असर करती थी। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। कल इसे सरमद साहिब की सख्ती पर जो थोड़ा सा गुस्सा आया था, वो बेईमानी महसूस हुआ। लंच के बाद वो सब लोग आराम करते थे। करीबन 2-2.5 घंटे सोते थे। सख्त वर्जिश के बाद ये आराम इन्हें एकदम चाको चौबंद कर देता था, लेकिन इस रोज आदिल का दिल लेटने को नहीं चाहा। इसका दिल जरा घूमने फिरने को चाह रहा था। वो जोगर्स के तस्मे बांध रहा था जब किसने से देख लिया। वेयर आर यू गोइंग? इसने पूछा। यूँ ही थोड़ी सी जॉगिंग करूँगा, कुछ कमी से महसूस हो रही है। सर, सरमद से परमिशन लिया? आदिल ने गोलमोल सा जवाब दिया। कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा दूर नहीं। तो ठीक है, हम भी तुमको ज्वाइन करेंगे। इसने भी फटाफट जोगर्स पहन लिए। सूरज की तेज छुआएं बर्फीले ढलवानों पर मुनक्किस होकर और भी चकाचौंध पैदा कर रही थी। रात को मनफी से कहीं नीचे चले जाने वाला दर्जा हरारत अब ऊपर महसूस हो रहा था। ताहम दूर बुलंद चोटियों पर गहरापन दिखाई देता था। क्रिस्टल ने जो स्नीकर पहन रखी थी, हाँ बलाई जिस्म पर कोपे माई का परतों वाला लिबास था। वो ढलवान के साथ साथ हमवार रास्ते पर दौड़ते रहे और साथ साथ हल्की फुल्की बातें भी करते रहे। सूरज अचानक ही गायब हो गया था और चोटियों से काले बादलों के काफिले तेजी से नीचे उतरने लगे थे। हाम का ख्याल है मौसम खराब हो जाएगा। नाउ वी हैव टू गो बैक। बादलों से डर रही हो? थोड़ा थोड़ा, या मौसम एकदम चेंज होता। तुमको मालूम फ्राइडे को सर ने क्या लेक्चर दिया था? क्राइम्बर को इतनी ही दूर जाना चाहिए जहाँ से इसकी उर्दू जवाब देने लगी। आदिल ने इसका फिक्र मुकम्मल करते हुए कहा, जहाँ से मौसम खराब होने से पहले वापस आ सके। हाँ, हम यही कहना मांगता। चलो बस 10-15 मिनट और, आदिल ने कहा। वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर मजीद आगे गए, फिर वापसी का सफ़र शुरू किया। लेकिन वो मुश्किल आध किलोमीटर ही तय किया होगा नहायत तेज़ बर्फानी हवा ने इन्हें आ लिया। ये बिल्कुल ट्विस्टर जैसे भगोले थे। इन्हें लगा कि वो कहीं रुके नहीं तो ये भगोले ने उठाकर गहराई में फेंक देंगे। एकदम ही तारीकी सी छा गई। क्रिस्टल आदिल को एक उभरी हुई चट्टान की ओट में ले आई। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो अपने कैंप से करीबन 5 किलोमीटर आगे निकल आए थे। हाम को इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। हाम को तो ये स्नो स्टॉर्म लगता। वाकई सब कुछ एक तूफान की तरह है और इसने आंधन फानन आध बोचा था। इसकी शिद्दत घटने के बजाय दम बदम बढ़ती जा रही थी। फिर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे एक गर्ज सी हो। आदिल को अपने पाँव के नीचे थरथराहट महसूस हुई। ओह माय गॉड! क्रिस्टल के होंठों से बेसाख्ता निकला। क्या हुआ? हाम को तो ये ईवा लॉन्च लगता, क्रिस्टल ने कहा। ईवा लॉन्च का लफ्ज़ अब आदिल के लिए नया नहीं था। इसे उर्दू में बर्फानी रेला कहा जा सकता है, जो बुलंदियों से नीचे की तरफ आता है और जो नीचे आता है
अपना हुजम और अपनी तबाहकारी बढ़ाता चला जाता है। गर्ज दमबदम बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने बर्फीली चट्टान की ओर से इस रेले को आते देखा। ये एक खौफनाक मंजर था। बर्फ की कोई 30-40 फीट ऊंची दीवार थी जो गूंज पैदा करती हुई और धुंध उड़ाती हुई इनकी तरफ झपट रही थी। क्रिस्टल ने इसे खींचा और खुद भी चट्टान की दीवार के साथ चिपक गई। हेड डाउन, वो चिल्लाई। आदिल ने इसके हदायत पर अमल किया और लेटकर अपना चेहरा अपने दोनों बाजुओं में छुपाकर सर झुका लिया। कुर्ब जुवार थरा गए। इवालांच इन तक पहुंची और इन्हें रोनती हुई चली गई। हजारों लाखों टन बर्फ थी जो 8-10 सेकंड के अंदर इनके ऊपर से गुजर गई। अगर वो इस मजबूत चट्टान की ओट में न होते तो न जाने बर्फ के इस सैलाब में बहकर कहां के कहां पहुंच चुके होते और बर्फ का कितना बड़ा अंबार इन्हें अपने नीचे जिंदा दफन कर चुका होता। सर्दी में एकदम बेपनाह इजाफा हो गया। चट्टान की ओट में होने के बावजूद आदिल और क्रिस्टल अपने कंधों तक बर्फ में धंस गए थे। बर्फ की हरकत रुक गई तो वो दोनों जोर लगाकर बाहर निकल आए। इर्द गिर्द के मंजर ने आदिल को दंग कर दिया। इसे लगा कि ये वो जगह ही नहीं जहाँ वो मौजूद थे। पूरा नक्शा ही बदल चुका था। जिस तंग घाटी में भागते हुए आए थे वो वापस जा रहे थे। वो बर्फ गिरने से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। लगता था कि यहाँ कभी कोई रास्ता था ही नहीं। अब इनके दोनों जानिब बुलंद चट्टानी दीवारें थीं और सारे रास्ते मसदूद थे। कोपेमाई के मुकम्मल सामान के बगैर इन दीवारों पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन था। अब क्या होगा? आदिल ने कपड़ों से बर्फ झाड़ते हुए पूछा। अंधेरा होता जा रहा है। चढ़कर ऊपर जाने में बहुत बड़ा रिस्क होगा। हमको बैक जाना होगा और एक चक्कर काटना होगा। तुम्हारा मतलब है चक्कर यानी राउंड? यस राउंड, इसने कहा और अपनी निकर की पॉकेट में से एक नक्शा निकाल लिया। इसके बैक पॉकेट में कुछ दीगर अशिया के अलावा पेंसिल टॉर्च भी मौजूद थी। इसने टॉर्च की रोशनी में कांपते हाथों के साथ नक्शे का जायजा लिया। चंद सेकंड बाद बोली, यस, हमको वापस जाना होगा। एक दूसरे का हाथ थामकर वापस मुड़े। ये वो रास्ता था जहाँ से वो भागते हुए आए थे। इस तरफ इवालांच ने कोई तब्दीली रूनमा नहीं की थी। वो कभी चलते और कभी भागते हुए आगे बढ़ते रहे। इन्हें मालूम था कि कैंप में समय साहिब परेशानी की इंतहा को छू रहे होंगे। वो करीबन 2 किलोमीटर तक इसी रुख पर चलते रहे। अब इन्हें यहाँ से घूमते वापस अपने कैंप की तरफ जाना था, यानी एक ट्रक का यू टर्न लेना था। लेकिन आदिल को अंदाजा हुआ कि क्रिस्टल कुछ भूल रही है। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से टर्न लेना है और अपना रुख फिर से कैंप की तरफ करना है। मौसम बदस्तूर अबारालूद था। तेज बर्फानी हवा भी चल रही थी। अभी शाम नहीं हुई थी लेकिन तारीख की शाम वाली ही थी। क्रिस्टल ने एक मरतबा पे नक्शा निकाला। आदिल ने टॉर्च पकड़ी। वो दोनों इस जगह को समझने की कोशिश करने लगे। आई थिंक थोड़ा सा और आगे जाना होगा, क्रिस्टल ने अपनी गुलाबी उर्दू में कहा। मतलूबा मोड़ ढूंढने के लिए वो एक बार फिर चल पड़े। आदिल ने कहा, लगता है हमारे पास टाइम कम है। अंधेरा ज्यादा होगा तो रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। टॉर्च की बैटरी भी डाउन हो रही है। क्रिस्टल ने फिर सारी हिलाने पर इत्तेफाक किया। इसकी सारी तवज्जो मतलूबा मोड़ ढूंढने पर लगी हुई थी। एक जगह वो ठिठक रुक गई। क्या हुआ? आदिल ने पूछा। हाँ, काफी आगे निकल आया। इट इज डेंजरस। क्या मतलब? क्रिस्टल ने परेशान कुन अंदाज में दूर एक चोटी की तरफ इशारा किया। गालिबन ये वही चोटी थी जिस पर चढ़ने का वो इरादा रखते थे। अब ये अजीमुशान पहाड़ जरा मुख्तलिफ जाविये से नजर आ रहा था। क्रिस्टल ने कहा, आदिल, हाम को इतना दूर नहीं आना चाहिए था। पाउंडों का टेरिटोरी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। तो फिर तुम्हें वो जगह नजर नहीं आ रही जहाँ से मुड़ना है? हाम अंदाजे से टर्न ले लेता। ये आगे बढ़ने से ज्यादा अच्छा। वो बाईं तरफ मुड़ गए। यहाँ बर्फ थी और रास्ता दुश्वार था। उन्हें चूंकि बर्फ पर चलने वाले बूट्स नहीं पहन रखे थे, इससे दुश्वारी हो रही थी। 1-2 बार क्रिस्टल चौंकी। इसने टॉर्च की मध्यम रोशनी रास्ते की बर्फ में मरकूज कर रखी थी। इस मर्तबा आदिल भी को चौंकना पड़ा। बर्फ पर उनके सामने इंसानी कदमों के मध्यम निशान मौजूद थे। ये ताज़ा निशान थे। ओ माय गॉड, यहाँ कोई है, क्रिस्टल ने कहा। उसके साथ ही टॉर्च बुझा दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हत्तुल इम्कान तेजी से कदम उठाने लगे। दफतन आदिल को एक अजीब सा एहसास हुआ। इसके साथ ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसे लगा कि नशेब में कोई इनके साथ साथ चल रहा है, बल्कि वो एक से ज्यादा लोग थे। इनके कदमों की शप शप वाज़ेह सुनाई देती थी। ये आवाज यकीनन क्रिस्टल ने भी सुन ली थी। इसके कदमों में कुछ और तेजी आ गई। फिर इसने एकदम भागना शुरू कर दिया। आदिल ने भी इसका साथ दिया। यही वक्त था जब नशेब में से 3-4 साहिब बरामद हुए और उनके पीछे भागे। रुक जाओ, किसी ने भारी आवाज में कहा। रन आदिल रन, क्रिस्टल चिल्लाई। इन दोनों रफ्तार कुछ और तेज कर दी। पीछे वाले भी अंधाधुंध दौड़े। अचानक क्रिस्टल का पांव फिसला और वो ऊंधे मुंह गिरी। आदिल 8-10 कदम तो भागता चला गया, फिर रुका। तब तक साहिब क्रिस्टल तक पहुंच चुके थे। उन्होंने इसे दबोचा। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। फिर यकायक इसने खुद को छुड़ाया और दोबारा भागना चाहा। एक दराजकद शख्स ने इसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे पहले कि उसे दोबारा दबोचता, आदिल इसके और क्रिस्टल के दरमियान आ गया। रुक जाओ, इसने दराजकद शख्स को रोकना चाहा। फिर यकायक एक टक्कर इसके सीने पर मारी। वो ऐसी जगह खड़ा था कि अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और रोकता हुए नशेब में चला गया। ये सूरत हाल देखकर दराजकद के साथी आदिल पर पिल पड़े। एक ने इसके सर पर लाठी की जरब लगाना चाहिए। आदिल ने झुककर खुद को इस कारीवार से बचाया और एक तूफानी घोंसे इसका जबड़ा हिला दिया। दूसरे के सीने पर आदिल की टांग की शदीद जरब लगी और वो बर्फ पर दूर तक फिसल गया। लेकिन इसे एक नुकसान भी हुआ। यह शख्स क्रिस्टल के बिल्कुल करीब गिरा था। क्रिस्टल जब उठकर एक बार फिर भागने का सोचते ही इस शख्स की पकड़ में आ गई। इसने पहले क्रिस्टल को टांगों से पकड़ कर गिरा, फिर इसके ऊपर चढ़ बैठा। वो मदद के लिए पुकार रही थी। अगले 5-10 सेकंड में आदिल ने अपने दोनों हरीफों को आड़े हाथों लिया। गांव में दरख्तों के झुंड के अंदर नूरी नद के पुतले के साथ जो अंधाधुंध मारामारी किया करता था, इसने इसे लड़ाई भिड़ाई में काफी ताक कर दिया था। चंद सेकंड के लिए तो महसूस हुआ कि शायद अपने हरीफों पर गालिब आने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक बाजी पलट गई। नशेब में लुढ़क जाने वाला दराज के शख्स नशेब से बरामद हुआ। इसके
इसके हाथ में छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी थी। इसने कुल्हाड़ी की जोरदार जरब आदिल के सर के पिछले हिस्से पर लगाई। ये उल्टी कुल्हाड़ी की जरब थी। इसने आदिल के सर पर जख्म तो नहीं लगाया, मगर चोट इतनी सख्त थी कि आदिल की आंखों के सामने अनगिनत रंग बिरंगे सितारे नाच के। इसके ज़हन में आखिरी एहसास ये था कि वो क्रिस्टो एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके सर के पिछले हिस्से पर एक शदीद जरब लगी है और वो मुंह के बल सख्त बर्फ पर गिर रहा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जिंदगी के दुश्वार गुजार रस्तों पर लम्हा ब लम्हा तूफान बादो बारा से नबरदो आसमां, इस दास्तान के मजीद वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।